हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर सेशन नंबर 44 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेशन नंबर 43 को देखा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो देखेंगे ही, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फिगर को भी देखेंगे जिससे हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सालों मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस? तो आपका यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखिएगा थोड़ा इसके बारे में, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 11 मई को। कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 11 मई को। अब ये देखिए है क्या, क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में। देखिए हुआ क्या था कि 11 मई, ठीक है, 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को क्या हुआ था? तो परमाणु परीक्षण हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ। तो देखिएगा थोड़ा इसके बारे में, जैसे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय विज्ञान इसमें कौन ऐड किए थे? तो APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे देखिएगा 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और सफल परीक्षण था। कहाँ? तो पोखरण। और पोखरण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में। इनमें देखिएगा इन परीक्षणों के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने लगाए थे बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका का तो आदत ही रहा है कि हर चीज़ पे क्या लगा दो, रिस्ट्रिक्शन लगा दो, सेंसस लगा दो, क्या लगा दो, प्रतिबंध। जैसे अभी देखिए रसिया पे कितना तरह का प्रतिबंध लगा दिया है। और क्यों लगा दिया? क्योंकि देखिए उस समय आपका रसिया हुआ, चाइना, USA, ये सब आपका परमाणु सफल देश था। मतलब इन लोग के पास ये सब था लेकिन भारत के पास नहीं था, और नहीं चाहता था इन लोग कि भारत भी आपका परमाणु परीक्षण करे। जब परमाणु परीक्षण किया तो उस पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। देखिएगा 2 बार हुआ था परमाणु परीक्षण। कब हुआ था? तो पहला हुआ था आपका 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वहीं अगर बात करते हैं दूसरा परमाणु परीक्षण, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 11 से 13 मई। ठीक है, 11 से 13 मई, मतलब 11 मई को ही मेनली हो गया था। और कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और इस समय PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं अगर बात करते हैं कि जो 11 मई को हुआ था तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठीक है, इस परमाणु परीक्षण का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे थे। अगर बात करते हैं कि ये स्माइलिंग बुद्धा क्या है, तो देखिएगा ये जो आपका परीक्षण किया गया था इसका नाम दिया गया था। तो जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इसका नाम क्या दिया हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पहला वाला का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा वाला जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसका नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। हम लोग यहाँ पे देखें कि 11 मई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका 18 मई। अगर बात करते हैं कि 11 मई को परमाणु परीक्षण दिवस जो मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है या फिर प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये मनाया जा रहा है आपका 1999 से। ठीक है, कब से? 1999 से। और यहाँ पे हम लोग देखें कि 1998 में क्या हुआ था? तो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था और इसी चीज़ को याद रखने के लिए मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये रहे आपके अटल बिहारी वाजपेयी और ये रहे आपके APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगर देखते हैं थोड़ा सा और, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई। अगर 8 मई के बारे में देखते हैं तो 8 मई को क्या हो जाएगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, हम लोग ये सब देखे हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, वहीं अगर देखते हैं 3 मई को तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और हम लोग देखे थे कि इस दिवस पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उसमें किसी चीज़ का इंडेक्स निकाला गया था। किस चीज़ का इंडेक्स था? तो मीडिया के बारे में। और भारत को कितना रैंक मिला था आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 180 देश का सूची में भारत कितने नंबर पे आया था। वहीं बात करते हैं 1 मई को, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। और अगर देखते हैं अभी विज्ञान मंत्री, जैसे ये सब चीज़ जो आता है आपका प्रौद्योगिकी, ये सब किसके अंदर में आता है? तो विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर विज्ञान मंत्री के बारे में बात करते हैं कि अभी विज्ञान मंत्री कौन है, तो ये क्या हो जाएगा? जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, किस स्थान पर, क्या बोल रहा है? किस स्थान पर
हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, नाम क्या है टावर का? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है। देखो एक होता है आधारशिला, एक होता है उद्घाटन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आधारशिला एंड उद्घाटन? तो आधारशिला मतलब क्या हुआ कि नींव रखा गया, अब ये बनाया जाएगा। और उद्घाटन क्या होता है कि बन गया है, अब इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। थोड़ा देखना है इसके बारे में, जैसे देखिएगा तेलंगाना सीएम, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगर बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना केवे नंबर का राज्य बना था? तो ये बना था आपका 29वें नंबर का। ठीक है, 29वें नंबर का बना था। कब बना था? तो हो जाएगा आपका 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। वहीं बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो ये क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। और आपका कल जो हुआ था मद्य निषेध का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आंध्र प्रदेश अभी अपना नया राजधानी कहाँ बनाया? विशाखापत्तनम में। अगर आपसे बात करते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। देखना यहाँ पे दिया हुआ है कि कृष्णा हेरिटेज टावर इन हैदराबाद, इसका क्या किया गया? लेआउट किया गया है और इस टाइप का बनेगा। ठीक है, आगे थोड़ा देखना है इसके बारे में कि ये है क्या, नाम से ही पता चलता है कि कृष्ण से संबंधित है। इस हेरिटेज टावर में श्री राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाया जाएगा। मतलब ये जो आप टावर देख रहे हो ये वाला, तो इसमें किसका मंदिर होगा? तो राधा कृष्ण का और वेंकटेश्वर का। ठीक है, और देखना जैसे यहाँ पे बात आया हैदराबाद का, तो देखो हैदराबाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, चिनकलिच खां वाला। देखिएगा क्या, तो हैदराबाद का संस्थापक सबसे पहले तो था कौन? तो ये था आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और कब किया था इसका संस्थापक? 1591। और देखिएगा 1591 इट मीन्स कि भारत में उसमें कौन सा काल चल रहा था? तो मुगल काल चल रहा था। ठीक है, कौन सा काल चल रहा था? मुगल काल। कैसे? तो मुगल काल कब से स्टार्ट हुआ था? 1526 से लेकर के 1857। ठीक है, 1857 से कौन था? मतलब इसमें अंग्रेज आ गया था। लास्ट मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, जो 1857 तक रहा था। इसके बाद फाइनली अंग्रेज का शासन हो गया था भारत पे। वही बात करते हैं कि 1724 में चिनकलिच खां ने, नाम इम्पॉर्टेंट है, चिनकलिच खां। चिनकलिच खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। देखो ये स्वतंत्र राज्य बनाया था। उस समय हैदराबाद का संस्थापक आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, लेकिन अंडर किसके था? तो मुगल काल के अंडर में था, मुगल शासक के अंडर में था। और यहाँ पे फाइनली हैदराबाद को ये स्वतंत्र करवा लिया था कौन? तो चिनकलिच खां। कब करवाया था? 1724 में। वहीं पर आप एक डेट और कनेक्ट कर लेना, 1948। ठीक है, इस समय क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो। और इससे क्या किया गया था? तो हैदराबाद रियासत, जो बहुत ज़्यादा मजबूत रियासत था दक्षिण भारत का, इसको सरदार पटेल क्या किए थे? 1948 में भारत में मिला लिए थे। ठीक है, 3 डेट है, तीनों याद रखना। आगे देखिएगा, यही आपका कौन सा है? तो चार मीनार। इसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और श्री सैलम बांध, श्री सैलम बांध कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के, यहाँ पे मार्चिंग हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा मार्चिंग मतलब मार्च क्या होता है? जो सेना चलता है उसको मार्च कहते हैं ना। किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मार्चिंग दस्ते में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा? और इसको क्या नाम दिया गया है? तो महिला सशक्तिकरण। क्या नाम दिया गया? महिला सशक्तिकरण। अभी ऐसे मतलब अभी पूरी तरह से फैसला नहीं आया है, अभी बात चल रहा है कि जो आपका अगले साल का गणतंत्र दिवस होगा इसमें क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा। किस चीज़ में? तो जो परेड हम लोग देखते हैं कि कर्तव्य पथ पे जो परेड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं भाग लेगी। कब होगा? तो ये अगले ही साल का बात कर रहा है, 2024 का। कब? 2024 का। अब देखिएगा परेड में हम लोग महिलाओं का इतिहास देखते हैं। जैसे देखिएगा सबसे पहले कि 2015 में, पहले इससे क्या होता था? 2015 के पहले परेड में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे, लेकिन 2015 में पहली बार तीनों सेनाओं, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह का सेना है, जल सेना, वायु सेना और आपका थल सेना। तीनों सेनाओं में से प्रत्येक में से, मतलब तीनों तरह का सेना से कौन कौन सेना? अभी हम लोग देखिए जल, वायु और आपका थल सेना। तीनों सेनाओं में से महिलाओं को कुछ महिला का कुछ टुकड़े क्या किया था? तो परेड में मार्च किया था। वहीं हम लोग देखते हैं 2019 में कौन? तो कैप्टन शिखा सुरभि। ठीक है, 2019 में कैप्टन शिखा सुरभि। देखिएगा यहाँ पे कैप्टन शिखा सुरभि। ठीक है, ये क्या की थी? तो ये बाइक पे क्या की थी? मार्च की थी। देख रहे हैं यहाँ पे। तो 2019 में पहली बार कोई महिला जो थी, कौन सी? तो कैप्टन शिखा सुरभि
शिखा सुरभि बाइक स्टंट की थी। वहीं पे आपका 2021 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी था, 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, ठीक है, भावना कांत, ये जो थी आपकी, ये क्या की थी तो देखिएगा पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी। कौन सी? तो लड़ाकू पायलट उड़ाने वाली, वो भी कब? तो परेड में कौन उड़ाई थी? तो भावना कांत उड़ाई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कौन है ये? भावना कांत, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था महिलाओं का एंट्री? तो 2015 में, याद रखिएगा इसको। और ये कब हो जाएगा? 2021, ठीक है। ये रहा आपका महिलाओं का इतिहास, 15 में स्टार्ट हुआ। बाइक स्टंट पहली बार 2019 में महिला द्वारा किया गया। और आपका लड़ाकू पायलट जो है कौन रही थी पहली? तो भावना कांत, कब? 2021 में। यहीं पे अगर हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे कल के मद्य निषेध में एग्जाम में आया हुआ था कि 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला था? देखिएगा 74वें गणतंत्र, और ये क्वेश्चन तो बहुतों एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक। 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। किसको मिला? उत्तराखंड। इसका झांकी क्या था? तो झांकी पे मानस खंड बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? मानस खंड। और इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। कब मनाया गया? तो 74वां आपका मनाया गया 2023 में। अगला वाला 75वां होगा जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा किया गया कि पहली बार कुछ ऐसा किया जाएगा जो इतिहास का पहला हो। अगर हम लोग देखते हैं जैसे ये 74वां था, इसमें आपका चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट तो आपके थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति, इसको इजिप्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। मिस्र के राष्ट्रपति नाम क्या था? अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी। ये कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति जो इस बार कहाँ आए हुए थे? तो हमारे भारत आए हुए थे चीफ गेस्ट बनके। अगर बात करते हैं जैसे ये 2023 का था ना, तो 2021 और 2022, ठीक है, इसमें कौन आया था? तो इसमें कोई नहीं आया हुआ था। रीज़न क्या था? इसमें कोविड चल रहा था, तो 2021-2022 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था। वहीं बात करते हैं अगर पहले वाले में, भारत का जो अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, इस समय कौन आया था? तो इस समय आपके आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और ये कौन थे? तो इनका नाम था सुकर्नो, ठीक है। क्या नाम था? सुकर्नो। ठीक है, इनका क्या नाम था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ये आपके आए थे पहला गणतंत्र दिवस समारोह में। एक चीज़ और देखिएगा, अगर बात करते हैं कि जो आपका गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका राजपथ पर, ठीक है। मतलब अब तक इसको राजपथ बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है। और नाम चेंज होकर के क्या हो गया है? ये हो गया आपका कर्तव्य पथ, ठीक है। मतलब अगर कोई पूछता है कि जो आपका ये परेड होता था ये कहाँ पर होता था, तो पहले इसको राजपथ के नाम से जानते थे, अब इसका नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत से यहीं पे होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरुआत से राजपथ पे ही आपका परेड होता था। जैसे हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1950 में, ठीक है, 1950 में। और अभी हम लोग देखें कि 1950 में कौन आया था? तो सुकर्नो आया था। अगर बात करते हैं 1950 से लेकर के 1954 तक, मतलब 4 साल, तो ये 4 साल क्या होता था कि कहीं भी परेड कर, मतलब कहीं ऐसा नहीं जैसे लाल किला पे करा लिया जाता था, रामलीला मैदान में करा लिया जाता था, मतलब इस सब जगह पे आपका परेड करा लिया जाता था। फाइनली हुआ कि 1955 में, ठीक है, 1955 से फाइनली आपका जो परेड है ये आपका राजपथ पे कराया जाने लगा, जो कि अब क्या बन गया है? तो अब बन गया आपका क्या? कर्तव्य पथ। वहीं पर अगर बात करते हैं कि 1955, ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं 1955 में आपके ये चीफ गेस्ट कौन आए थे? तो ये आपके पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल आए हुए थे। पाकिस्तान के, इधर लिखते हैं, देखिएगा अगर पहली बार बात करते हैं कि पहली बार कौन आया था राजपथ पर, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नाम क्या था? मलिक गुलाम मोहम्मद। मलिक गुलाम मोहम्मद। देखिए इंपॉर्टेंट टाइम में पूछ सकता है ऐसा, जैसे सुकर्नो वाले तो बहुत बार पूछा गया कि पहला चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है, वो था, लेकिन ये आपका राजपथ पे नहीं आया था, पहला वाला लाल किला पे किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि पहली बार राजपथ पे परेड पे कौन शामिल हुआ था, तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था जिसका नाम क्या था? मलिक गुलाम मोहम्मद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, USA की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जाएंगे?
देखिए फिर से जा रहे हैं, इस बार कहाँ जा रहे हैं, तो ये आपके जा रहे हैं USA, ठीक है। और इस यात्रा का नाम इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं राजकीय यात्रा, ठीक है। राजकीय यात्रा पे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं आपका जून में। और जून में कितने से कितने जून तक, तो 21 से 24 जून तक जाएंगे, मतलब 23 जून को फाइनली वहाँ पे उनका जो USA का जो राष्ट्रपति भवन होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो व्हाइट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट हाउस, ठीक है। यहाँ पे रुकेंगे, डिनर वगैरह करेंगे, और भी जो काम से जा रहे हैं वो सब काम किया जाएगा। अगर बात करते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जा रहे हैं कहाँ, तो USA, और कब जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। अगर बात करते हैं PM के बारे में, ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत में जन्म लिए पहले प्रधानमंत्री हैं। कौन, तो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए पहले प्रधानमंत्री। जन्म कब हुआ था, 17 सितंबर। एक चीज़ और कनेक्ट करिएगा यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि भारत में चीता कहाँ से लाया गया था, तो पहली बार तो लाया गया था नामीबिया से, और दूसरी बात लाया गया था साउथ अफ्रीका से। तो नामीबिया से जो लाया गया था, ये 17 सितंबर को ही लाया गया था, और प्रधानमंत्री अपने बर्थडे के दिन पे ही लाए थे इसको, ठीक है। 17 सितंबर 1950 को किसका जन्म हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिएगा लोग बोलता है गुजरात में, उस समय गुजरात नहीं था। हम लोग देखे थे कि 1 मई 1960 को हम लोग देखे थे कि मान लो कि ये पूरा बम्बई था, ठीक है, बम्बई था। जो हुआ क्या था कि 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को जो आपका बम्बई का जो उत्तरी एरिया था, इसको गुजरात बना दिया गया था, ठीक है। और जो दक्षिणी एरिया था, इसको क्या बना दिया गया, इसको महाराष्ट्र या मुंबई कह सकते हैं, ठीक है, ये बना दिया गया। तो आपका इस समय तो गुजरात था नहीं 1950 में, ये आपका यही वाला एरिया था जो अब गुजरात बन चुका है, ठीक है। 1950 में जन्म हुआ, जो स्वतंत्र भारत के पहले PM, मतलब स्वतंत्र भारत में जन्म लिए पहले PM। अगर बात करते हैं तो देखिएगा ये PM बनने के पहले गुजरात के CM भी रहे थे, ठीक है। PM बनने के पहले 4 बार रहे थे, और कहाँ के, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे। कब से कब तक, तो 2001 से आपका 2014 तक। वहीं बात करते हैं कि किस पार्टी से हैं, तो BJP पार्टी से हैं, और ये RSS के भी मेंबर रहे हैं, ठीक है, किसके, RSS के। PM के बारे में बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री कब से हैं, तो 26 मई 2014 से जो ये शपथ लिए हैं अभी तक हैं, मतलब इनका अब क्या हो रहा है, इनका अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट बुक का, तो आता है एग्जाम में क्वेश्चन, देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन जब हाल ही फिलहाल मतलब नवीनतम में कह सकते हैं यही बुक लिखा गया था, एग्जाम वॉरियर्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया कि एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। ये सारा बुक आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिखा गया है। जैसे साक्षी भाव, ठीक है, ए जर्नी पोएम्स बाई नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कन्वीनियंट एक्शन, वहीं आपका ज्योतिपुंज, सोशल हार्मोनी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल हार्मोनी और आपका एजुकेटेड इंडिया, ये सारा बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिएगा 9 मई 2023 को किस योजना ने अपने 8 साल पूरे किए, ठीक है। कौन सा योजना, तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा है, आपका अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, और आपका PM जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब तीनों है जो आपका 8 साल पूरा कर लिया गया। और कब स्टार्ट हुआ था ये योजना, तो आपका तीनों योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता है, पूछ लेता है कि कितना साल पूरा हुआ, 3 साल 4 साल। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बात करते हैं कि भारत सरकार का, ठीक है, भारत सरकार का ही नहीं पूरे विश्व में भी बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में किसी भी सरकार द्वारा चलाया गया सबसे बड़ी योजना कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, अब ये किस चीज़ से संबंधित है, देखिएगा आयुष्मान भारत योजना, तो ये आपका चिकित्सा बीमा है, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है, चिकित्सा बीमा। अब इसमें क्या है कि इसमें 5 लाख तक का, ठीक है, कितना बीमा राशि, तो 5 लाख तक का, इसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा, 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कि ये जो योजना है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था, तो 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 2018 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो रांची, है ना, झारखंड की राजधानी रांची से स्टार्ट हुआ था। और किसके बर्थडे पे स्टार्ट हुआ था, तो 14 अप्रैल को हम लोग जानते हैं किसका बर्थडे होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये रांची से स्टार्ट हुआ था। और पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना कौन सा है, आयुष्मान भारत योजना, जो आपका एक तरह का क्या है, चिकित्सा बीमा है। और इसी के तर्ज पे आपका एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार किस राज्य में पहली बार लाया गया, तो ये लाया गया आपका राजस्थान में, ठीक है। और इंटरकास्ट मैरिज वाला भी कहाँ लाया गया, ये भी आपका लाया गया था राजस्थान में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में
किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है? अब देखिएगा क्या बोल रहा है, हरित सागर, सागर से समझ में आ रहा है कि पानी और समुद्र से संबंधित है, और दूसरा चीज़ क्या नजर आ रहा है, तो हरित, हरित मतलब क्या, हरा। देखिए हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार 2070 तक किस चीज़ का लक्ष्य लिया है, तो शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, नेट जीरो बोल सकते हैं, नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य लिया है। मतलब अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि इतना सारा जो कारखाना डेली बनते जा रहा है तो कार्बन शून्य कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। तो होगा कि जो भी कार्बन मतलब क्या बोलते हैं, जो भी कार्बन बनेगा उसको वापस से यूज कर लिया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, इसका लक्ष्य रखा है। तो इसीलिए सब जगह किस चीज़ का यूज हो रहा है, तो हरित चीज़, मतलब अगर हम लोग ग्रीनरी यूज करेंगे तो क्या होगा, कार्बन ऑटोमेटिक कम होगा। और ये कौन स्टार्ट किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, कौन स्टार्ट किया है, सर्बानंद सोनोवाल। देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। जैसे देखिएगा ये चीज़ अभी डिस्कस की है हम लोग, प्रकृति के साथ कार्य करने की अवधारणा, मतलब नेचर के साथ काम करेंगे ताकि कार्बन इमिशन कम हो। अगर बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल के बारे में, तो इनके पास अभी कौन सा मंत्रालय है, तो एक है आपका आयुष मंत्रालय और एक है आपका बंदरगाह मंत्रालय हो जाएगा, यहाँ पे बंदरगाह मंत्रालय, मतलब दो मंत्रालय का प्रभार इनको मिला हुआ है। वही बात करते हैं गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, इसको भी देखिएगा, ये मंत्रालय भी अभी हाल ही में बनाया गया है, किस चीज़ का, तो जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, इसको बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय है। वहीं भूपेंद्र यादव ये आपके पर्यावरण मंत्री हैं। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है। अगर बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट, सूचना प्रसारण मंत्री एवं आपके खेल मंत्रालय मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। आइएगा आगे क्वेश्चन में। जैसे देखिएगा एक चीज़ और, यहाँ पे कार्बन का बात हो रहा है ना, जैसे कार्बन नेट जीरो कार्बन, अगर बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन के बारे में हम लोग देखे थे कि कोयला में, हीरा में क्या होता है, कार्बन होता है कहाँ कहाँ, तो डायमंड में और आपका कोल में, ठीक है। और कोल में हम लोग देखे थे कि किसी भी कोयला में जितना ज़्यादा कार्बन होता है वो कोयला ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हम लोग 4 प्रकार का कोयला देखे थे पिछले वाले वीडियो में, कौन कौन सा था, तो एंथ्रासाइट था, बिटुमिनस था, लिग्नाइट था और पीट था। मतलब जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन वो कोयला क्या करेगा, कम धुआं देगा और उच्च क्वालिटी का भी होगा। वहीं बात करते हैं डायमंड में क्या होता है, तो कार्बन होता है। अगर कार्बन के परमाणु संख्या के बारे में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। और इसका अगर कार्बन का संकेत के बारे में बात करते हैं तो C हो जाएगा। और ये एक प्रकार का अधातु है, क्या है, अधातु, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले तो आ जाओ केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या, भारत में कितने राज्य और यूटी है, तो भारत में 28 राज्य है और 8 क्या है, 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। नाम से ही पता चलता है केंद्र शासित, मतलब केंद्र में जो सरकार है वही इस जगह पे क्या करेगा, शासन करेगा। अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे देखो अगर कोई जगह ऐसा हो जहाँ पे जो मुख्य एरिया से बहुत दूर हो, जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये क्या हो गया कि मुख्य एरिया से बहुत दूर है, तो इसको क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। वहीं बात करते हैं जैसे पुडुचेरी, तो पुडुचेरी 4 जगह फैला हुआ है, 3 जगह, ठीक है, एक आपका केरल में, एक आपका आंध्र प्रदेश में और 2 जगह आपका तमिलनाडु में। तो बताओ इसका सरकार कैसे बैठेगा, अब यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और ऐसे फैला होने का रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न क्या, क्योंकि यहाँ पे आपके कौन शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके फ्रांसीसी शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहे थे, फ्रांसीसी। और ये अलग अलग जगह पे कुछ जगह पे बस गए थे, यहाँ पे इनका फैमिली बन गया था, तो इनका पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गया था। हुआ क्या कि आज़ादी के बाद यहाँ पर मतलब कुछ जगह का लोग का कल्चर ही अलग रह गया, जो यहाँ पर से मैच नहीं खाता। ऐसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो ये आपका तमिलनाडु पड़ता है, ये आपका केरल पड़ता है और ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। ये वाला रीजन आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के लोगों से इन लोगों का कल्चर ही नहीं मिल पा रहा था और 1-2 लोग तो थे नहीं। तो हुआ क्या कि इन लोग के लिए एक अलग सरकार मतलब कैसे बनाया जाता, तो इसीलिए केंद्र इसको अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पे शासन केंद्र के अंदर में चलाया जाता। 2 रीजन हुआ, पहला तो दूर था, दूसरा कल्चर अलग हो जाता। और यही रीजन आपका गोवा नहीं बोलेंगे, दमन और दीव, जो हम लोग देखे थे कि मान लो ये गुजरात है तो यहीं पर आपका दमन द्वीप बसा हुआ था। यहाँ पे पुर्तगाली शासन कर रहा था, ठीक है, कौन, पुर्तगाली, और यहाँ पे आपका फ्रांसीसी। तो इसका भी कल्चर चेंज हो गया था दमन और दीप का, तो इसको भी यूटी बना दिया गया, ठीक है। 2 रीजन हुआ। और एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे दिल्ली है और पुदुचेरी,
दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है, क्या है यहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़। अब इसमें भी क्या था, तो ये दिल्ली आपका जैसे जानते हैं हम लोग कि आपका राष्ट्रीय राजधानी भी है, तो जरूरी है कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब केंद्र का ही शासन हो ताकि ये सुरक्षित हो। रीज़न, जो भी यहाँ पे राजदूत होता है वो कहाँ बैठता है, दिल्ली में ही आके बैठता है। कोई अतिथि आता है तो वो कहाँ आता है, वो भी आपका दिल्ली में ही आता है। तो यहाँ पे केंद्र का शासन होना जरूरी है। और एक सबसे बड़ी बात, जो विवादित एरिया रहो, जैसे आपका ये जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख, ठीक है, ये हमेशा विवादित एरिया रहता है, तो इस वजह से भी इसको क्या बना दिया जाता है, यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यहाँ पे केंद्र का शासन रहेगा। अब रीजन तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे विवाद क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहले देख लो, इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। अब देखो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं, देखिएगा ये रहे आपके आम आदमी पार्टी, ठीक है, क्या नाम है इनका, केजरीवाल, और ये वहाँ के कौन है, एलजी हैं, कहाँ के, दिल्ली के। नाम क्या है इनका, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। अब देखो विवाद होने का रीज़न क्या था यहाँ पे, जैसे देखिएगा होता क्या है कि हम लोग स्टेट में देखते हैं, किसी भी स्टेट में क्या होता है, तो आपका एक होता है राज्यपाल, ठीक है, किसी भी स्टेट में क्या होता है, राज्यपाल, और यूटी में क्या होता है, तो यूटी में होता है आपका उपराज्यपाल या फिर प्रशासक भी होता है, ठीक है। जो छोटा एरिया होता है ना, वहाँ पे प्रशासक बैठा दिया जाता है। जैसे आपका लक्षद्वीप में क्या है, वहाँ है आपका प्रशासक। अब बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल ज़्यादा पावरफुल है या फिर आपका उपराज्यपाल ज़्यादा पावरफुल है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे देखो राष्ट्रपति, ठीक है, और वहीं पे देख लो उपराष्ट्रपति, तो हमको पता है कि राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल है, उपराष्ट्रपति इससे कम पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि आपका राज्यपाल कम पावरफुल होता है, उपराज्यपाल ज़्यादा पावरफुल होता है। कैसे, जैसे देखिए राज्यपाल के बारे में अगर हम लोग एक शब्द में बात करें कि राज्यपाल क्या होता है, तो नॉर्मली कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एजेंट होता है। केंद्र सरकार का एजेंट, मान लो कि ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, मान लो कि वेस्ट बंगाल है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य में पावर किसके पास होता है, शक्ति किसके पास होता है, तो सीएम के पास होता है, ठीक है। मतलब वो अपने राज्य में क्या काम करना चाहता है, वो पावर सीएम के पास होता है। लेकिन ये काम तब तक नहीं कर सकता है जब तक इस पेपर पे, मान लो कुछ बिल पास किया, जब तक इस पेपर पे आपका गवर्नर का साइन नहीं होगा, जब तक इस पेपर पे गवर्नर का साइन नहीं होगा, ये बिल पास ही नहीं कर सकता है। और गवर्नर कौन बैठाता है, तो गवर्नर आपका केंद्र सरकार बैठाता है, ठीक है। किसी भी राज्य में, जैसे अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में कौन है, आपका गवर्नर बैठा हुआ है। गवर्नर कौन बैठाया है, केंद्र सरकार बैठाया है। क्यों बैठाया है, ताकि राज्य कोई ऐसा काम नहीं करे जो केंद्र सरकार के अपोजिशन में हो या फिर केंद्र सरकार को इससे घटा हो। तो इसको देखने के लिए कौन बैठाता है, तो केंद्र सरकार क्या करता है, हर राज्य में एक गवर्नर बैठा देता है। अब क्या है कि साइन करने के लिए फाइनली तो इसी के पास आएगा, अगर सही चीज़ है तब तो ये साइन कर देगा। लेकिन अगर गवर्नर को लगता है कि ये काम केंद्र सरकार के लिए सही नहीं है, तब ये पेपर ले जाएगा, केंद्र सरकार को दिखाएगा। केंद्र सरकार का मतलब क्या हो जाएगा, पीएम आपका, है ना। केंद्र सरकार में पीएम का ही तो शक्ति होता है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है। तो मेन रीजन यही होता है कि यहाँ पे गवर्नर बिल्कुल ही पावरफुल नहीं होता है, बस इसका यही काम है, ये साइन नहीं कर सकता है। लेकिन उपराज्यपाल क्या हो जाता है कि सारा पावर इसके पास होता है। मतलब उस यूटी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा काम कौन करेगा, उपराज्यपाल। और इस उपराज्यपाल को भी कौन बैठाया है, तो आपका केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। और मेनली आपसे पूछ लेता है कि इसका नियुक्ति कौन करता है, तो अगर नियुक्ति का बात कर लेगा तो राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं लगाना है, राष्ट्रपति। उपराज्यपाल का भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और राज्यपाल का भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे तो ये बस देख के साइन नहीं कर सकता है, साइन नहीं करेगा। अगर बता सकता है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं हो रहा तो वो बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारा काम किसके अंडर में रहेगा, उपराज्यपाल के ही अंडर में रहेगा। तो यहाँ पे तो ज़्यादा पावरफुल आपका यही हो गया। अब यही चीज़ हो रहा था आपका कहाँ, तो दिल्ली में हो रहा था। मतलब दिल्ली में कोई भी काम आपका ये दिल्ली के तो ये सीएम भी है ना, अरविंद केजरीवाल। और हम लोग जानते हैं कि जो आप पार्टी है, ये अभी आपका कौन सा पार्टी बन के उभरा है, तो नेशनल पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी ये बन चुका है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब भी केजरीवाल कोई भी काम करना चाहता था तो बीच में कौन आ जाता था, एलजी आ जाता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। कौन आ जाता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इसके मर्जी के बिना कोई भी काम दिल्ली में नहीं हो सकता था। तो इसी के लिए क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह किया था और 5 जज का बेंच बैठा था, ठीक है, 5 जज का बेंच। तो यहाँ पे फाइनल आया कि नहीं, जाहिर सी बात है कि मतलब दिल्ली के सारे कामों में कुछ ज़्यादा ही मतलब कौन टांग लड़ा रहा था, तो आपका एलजी। और एलजी का नाम लेते हैं तो हम लोग सीधा मुख्य तौर पे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। और हम लोग देखते हैं हमेशा इसका भाषण देखते हैं, जब दिल्ली केजरीवाल का भाषण सुनेगा तो हमेशा केंद्र सरकार के अपोजिशन में ये बात बोलते हैं। हुआ यहाँ पे क्या कि 3 चीज़ को छोड़ दिया गया। 3 चीज़ में कौन कौन है आपका, एक आपका पुलिस व्यवस्था, पुलिस, ठीक है,
देखिएगा यहाँ पे 3 चीज़ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ में किसको अधिकार दे दिया गया, तो आपका किसको, तो चुने हुए सरकार को। कौन कौन सा चीज़ था, तो पहला तो आ जाएगा आपका पुलिस, ठीक है, पुलिस, दूसरा आ जाएगा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा आ जाएगा आपका जमीन से संबंधित, ठीक है, जमीन से संबंधित मतलब 3 चीज़ को छोड़ दिया गया, मतलब अभी भी ये 3 चीज़ का अधिकार किसके पास होगा, तो ये होगा आपका केंद्र सरकार के पास। किसके पास, केंद्र सरकार के पास। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में जो भी काम होगा वो किसके पास होगा, तो वो रहेगा आपका चुना हुआ सरकार। और चुना हुआ सरकार कौन है यहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी का सीएम कौन, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। यहाँ पे इतना हम लोग देखें, जैसे देखिएगा यूटी के बारे में या फिर दिल्ली के बारे में अगर देखते हैं तो दिल्ली को भी कभी क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था, ठीक है। दिल्ली को यूटी बना दिया गया था कब, तो 1 नवंबर 1956 को। वहीं पे ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि दिल्ली को किस संशोधन से राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, तो ये हो जाएगा 69वां संशोधन 1991, ठीक है। 69वां संशोधन 1991 से दिल्ली को क्या बनाया गया, तो राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया। यहीं पे बात करते हैं एलजी। अभी हम लोग देखे थे कि ये कहाँ का एलजी है, तो दिल्ली का, ठीक है। और एलजी मतलब क्या हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहीं बात करते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। वहीं बात करते हैं पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी जो आपका 3 राज्य में फैला हुआ है, यहाँ के एलजी कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन। क्या नाम है, तमिलसाई सौंदरराजन। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी, तो मनोज सिन्हा। और देखिएगा एकमात्र आपका बस दिल्ली और पुदुचेरी जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका विधानसभा है, और कुछ दिन बाद आपका जम्मू कश्मीर में भी क्या हो जाएगा, विधानसभा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन बड़े, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मतलब अब जरूरी है ना कि सेना को भी हमेशा मॉडिफाई किया जा सके। आधुनिकीकरण कौन सा प्रोजेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट संजय, ठीक है। किस चीज़ का, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट संजय। किस चीज़ के लिए, तो सेना को क्या किया जाएगा, मोनेटाइज किया जाएगा या फिर आपका मॉडिफाई किया जाएगा। हमारे पास कितने तरह का सेना है, तो 3 तरह का। कौन कौन सा, तो हो जाएगा जल सेना, जिसको वायु सेना, सॉरी जल सेना, या फिर इसको क्या, कौन सा सेना कहते हैं, नौ सेना, ठीक है। एक हो जाएगा आपका वायु सेना और एक हो जाएगा आपका थल सेना, ठीक है। वही देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं नौ सेना अध्यक्ष कौन है, तो आर हरि कुमार, कितने नंबर के हैं, तो ये हैं आपके 25वें क्रम के। वहीं बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष, तो ये हैं आपके BR चौधरी, कितने नंबर के, 27 नंबर के, ठीक है। वहीं बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष, तो ये कौन है, मनोज पांडे, और ये कितने नंबर के हैं, ये हैं आपके 29 नंबर के। देखिएगा इन लोग का दिवस भी मनाया जाता है। अगर बात करते हैं नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 दिसंबर, ठीक है। वहीं वायुसेना दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। और अगर थल सेना अध्यक्ष के बारे में देखते हैं, मतलब थल सेना दिवस के बारे में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 जनवरी, ठीक है। वहीं देखते हैं CDS, ठीक है, तो ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और ये कितने नंबर के हैं, तो ये हैं आपके 2nd नंबर के। 1st नंबर के कौन रहे थे, तो ये रहे थे आपके बिपिन रावत, ठीक है, जिनके हाल ही फिलहाल डेथ हो गई, और उनको इस बार पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था, पिछले बार वाला। सर्वोच्च सेनापति में देखते हैं, तो ये हमेशा कौन होता है, ये हमेशा राष्ट्रपति होता है। तो इसके अनुसार अभी कौन है, तो ये हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। अब देखिएगा ये तीनों के जस्ट ऊपर कौन होता है, तो ये होता है आपका CDS, ठीक है। ये इसके ऊपर कौन होता है, CDS, और CDS के ऊपर कौन होता है, तो CDS के ऊपर होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके पास कोई भी पावर नहीं है कि इसको बोलेगा कि जाके युद्ध कर लो, या फिर इसको या फिर इसको। ये क्या करेगा कि तीनों के बीच समन्वय बनाएगा, और समन्वय बना करके केंद्र सरकार के पास बताएगा। और कहीं भी युद्ध करना है, क्या करना है, ये कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं। पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके के विनोद चंद्रन। कौन बने हैं, के विनोद चंद्रन। देखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अगर बात करते हैं TS शिवगमन, ये कौन है, तो ये है आपके कोलकाता के, ये भी हाल ही में बने हैं, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन है, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। वहीं बात करते हैं सोनिया गोकानी, और इस बार आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सोनिया गोकानी कहाँ की चीफ जस्टिस बनी है, तो गुजरात की, ठीक है। गुजरात की पहली महिला चीफ
जस्टिस। देखो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल देंगे तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो 33 + 1, और ये एक क्या कहलाता है, ये एक कहलाता है आपका CJI, और CJI ये भी कौन है, ये है आपके D चंद्रचूड़। और अभी इनका बहुत मतलब सबसे अच्छा तो लगता है यही रह रहे हैं, मतलब बहुत सारे इनका अच्छा फैसला इस बार आया है। जैसे देखिएगा तो और आपका क्या होता है ना कि हाई कोर्ट में भी आपका एक जज नहीं होता, हाई कोर्ट में भी आपका बहुत अलग अलग जज होते हैं, उसमें से भी आपका एक मुख्य होता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि गुजरात की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही थी, सोनिया गोकानी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रही थी। कितने दिन तक रही थी, ओनली 15 डेज, ओनली 15 डेज। ऐसा क्यों, तो देखिए होता क्या है ना कि हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के जज का बनने का क्या होता है कि इनका कार्यकाल क्या होता है या फिर टेन्योर का क्या होता है, तो ये होता है ओनली 62 साल। मतलब ये अपनी उम्र के 62 वर्ष तक ही रह सकती है, उसके बाद नहीं रह सकती। और इनका क्या हुआ था कि 62 साल पूरा हो गया था इस समय तक, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। लेकिन अभी हो रहा है, मतलब इनका भी बात चल रहा है कि हाई कोर्ट के जज को भी 65 साल में रिटायर किया जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में है 65 वर्ष या आपका 5 साल, ठीक है। मतलब अगर अब खुद का उम्र 65 वर्ष हो गया हो तो रिटायर कर दिया जाएगा। और अभी इनका भी ये बात हो रहा था, ठीक है। सोनिया गोकानी ये ओनली 15 दिन तक रही थी, अभी नहीं है। और देखिएगा आगे, जैसे अगर बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, तो सबसे पहले भारत में कौन सा हाई कोर्ट बनाया गया था। पहले तो देखो कि किस एक्ट के तहत भारत में हाई कोर्ट का गठन किया गया था। अगर एक्ट पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 1861 का एक्ट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था ना कि ब्रिटेन से आपका क्या बन करके आता था, एक्ट बन करके आता था, और यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट किया जाता था, ठीक है। तो 1861 के एक्ट से भारत में पहली बार क्या बनाया गया, हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में भी आपसे पूछ लेता कि प्रॉपर कौन सा हाई कोर्ट सबसे पहली बार बना था, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता हाई कोर्ट। और इस बार MTS में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, कोलकाता हाई कोर्ट भारत में पहला हाई कोर्ट था। कब बना था, तो 2 जुलाई 1862। देखो 1862 को इकट्ठे कौन सा बना था, 3 बना था, बट डेट वाइज ये आपका पहला हो जाता है। वहीं 14 अगस्त को बना था आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, और मद्रास वाला कब बना था, 15 अगस्त को, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट में हम लोग देखे थे पिछले बार कि कोलकाता हाई कोर्ट में कहाँ का मामला देखा जाता है, तो कोलकाता का तो हो ही जाएगा, और दूसरा अंडमान निकोबार का, ठीक है। दूसरा आपका अंडमान निकोबार का भी आपका ये देखा जाता है मामला। वहीं अगर बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में कहाँ का देखा जाता है, तो पहले तो हो जाएगा मुंबई का, ठीक है, मुंबई का, और क्या हो जाएगा गोवा का, और हो जाएगा आपका दमनदीप का नाम तो बहुत बड़ा सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगह का मामला देखा जाता है। वहीं पर मद्रास का अगर देखते हैं तो मद्रास में तो पहले तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु का, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका लक्षद्वीप का, ठीक है। नहीं, लक्षद्वीप का आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मद्रास का और पुदुचेरी का, ठीक है, इसका देखा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं केरल हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे किसका देखा जाता है, तो केरल तो होगा ही, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। अभी देख रहे हैं ना हम लोग कि छोटा जगह को ऐड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो अब 28 राज्य है और 8 यूटी है, तो इतना संभव नहीं है कि इतना सारा बनाया जा सके। जैसे तो गोवा के बारे में देखिएगा, गोवा बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं रखा जा सकता। जैसे दमनदीप, ये भी बहुत छोटा है, जैसे लक्षद्वीप ये भी बहुत छोटा है, और आपका अंडमान निकोबार पे तो ज़्यादा आदमी रहता ही नहीं है, तो अलग से हाई कोर्ट नहीं बनाया जा सकता था। और ऐसे आपका ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार हो गया। तो यहाँ वाला लोग कहाँ जाता है, तो यहाँ पर जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर आर्टिकल या फिर भाग के बारे में बात करते हैं तो किस भाग में आपका हाई कोर्ट का चर्चा है, भाग 6 में। अगर टोटल आर्टिकल देखते हैं तो 214 से लेकर के 231 तक। अब देखिएगा, जैसे 214 में देख लीजिएगा, 214 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। 215 में क्या बोलता है, तो कि ये आपका हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आपका अभिलेखीय न्यायालय भी कह सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, मतलब कि जो फैसला पहले ये दे चुका है उस फैसला को हम लोग बाद में भी यूज कर सकते हैं। ये हुआ 231 क्या बोलता है, 231 कि एक ही हाई कोर्ट में 2-3 जगह का मामला देखा जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक ही हाई कोर्ट में 2-3 चीज़ कवर हो जा रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं ना तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, यहाँ पे 4 राज्य का मामला देखा जाता है। और हम लोग डिस्कस किए थे कहाँ का, तो ये हो जाएगा आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और आपका नागालैंड, ठीक है। तो ये 231 बोलता है कि एक एक ही हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक मामला देखा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट 226
इसके साथ 32 को भी याद रखिएगा। 226 और 232 दोनों का काम क्या है, रीट जारी करना। अब रीट क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कभी कि भाग 3 में आपका 12 से 35 लेकर के क्या चीज़ का चर्चा किया गया, तो फंडामेंटल राइट का, मतलब जो आदमी भारत में रह रहा है उसको कुछ अधिकार दिया जाएगा अगर वो अधिकार हमसे छीन लिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमको किसी पे केस करना या फिर कुछ भी गलत हुआ तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई मूल अधिकार छीनता है तो डायरेक्ट मेरे पास पावर है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमको इस सब हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है, सीधा कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद हमको ये राइट देता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 के हेल्प से हम सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि हमारे लिए हाई कोर्ट दूर पड़ जाता है, अब जैसे देखो ना, मान लो कि यहाँ पे हाई कोर्ट कहाँ पे है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। और यहाँ पे कोई तमिलनाडु वाला आदमी है, इसका अगर कोई मूल अधिकार छीन लिया तो इसके लिए ज़्यादा दूर तो ये ना हो जाएगा, तो इसे बेटर है कि ये सीधा यहाँ पे हाई कोर्ट पहुँच जाए, मतलब ये अपना हाई कोर्ट पहुँच जाए। तो अपना हाई कोर्ट ये किस अनुच्छेद के हेल्प से पहुँचेगा, तो ये पहुँचेगा 226 के हेल्प से, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट आपका 226, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चर्चे में रहा द केरला स्टोरी के निर्देशक कौन है। देखिएगा जब ये मूवी आया था आपका द कश्मीर फाइल्स, तो उसका क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि बताइए द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है। और ये मूवी भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो मैं भी इसके बारे में पूछ ले, द केरला स्टोरी। और ये पर्टिकुलर किसी एक धर्म के बारे में डिस्कस कर रहा है, ऐसे पता चल सकता है कि किस धर्म का बात हो रहा है। पहले आइएगा क्वेश्चन पे, जैसे देखिएगा कि द केरला स्टोरी के निर्देशक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सुदीप्तो सेन, ठीक है। बहुत लोग मूवी देख ली लेकिन नहीं पता कि इसका डायरेक्टर कौन है, कौन हो जाएगा, सुदीप्तो सेन। वहीं पे देखिएगा विवेक अग्निहोत्री, इनका बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया था कि द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन थे, तो हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री, द कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, ठीक है। इसके निर्देशक कौन थे, आपके विवेक अग्निहोत्री। अब इनका नाम देखिएगा एस राजामौली, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, एस राजामौली, इंपॉर्टेंट है। इनका भी एक मूवी आया था RRR, ठीक है, RRR। और इसका एक गाना था, गाना का नाम था आपका नाटू नाटू, ठीक है, गाना का नाम था नाटू नाटू। और इसको भी कौन सा अवार्ड मिला था, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। कौन सा अवार्ड, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला था। और पहली बार ये ऐसा अवार्ड मिला है कोई भारतीय सॉन्ग को, किसको मिला था, नाटू नाटू को। और निर्देशक कौन थे, तो ये थे आपके RRR। अगर जैसे इसमें देखिएगा तो इसमें चर्चा किसका किया गया है, तो देखिएगा केरल से संबंधित मूवी है। पहले तो अगर राज्य पूछ लेगा तो राज्य तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि केरल से संबंधित महिलाओं के बारे में जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, नाम क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो आपका एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, ISIS में शामिल हो जाती है। इसी के बारे में इस मूवी में चर्चा किया गया है। देखिएगा इसके बारे में MP तथा UP में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा किस किस राज्य में टैक्स फ्री किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका MP, मध्य प्रदेश और आपका UP में। और देखिएगा यहाँ पे बात देखिएगा उत्तराखंड और बिहार भी चर्चा कर रहा है कि इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, उत्तराखंड और आपका बिहार, ठीक है। उत्तराखंड और बिहार भी चर्चा कर रहा था कि इसको क्या किया जाएगा, टैक्स फ्री। अब देखिए टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है, टैक्स फ्री मतलब ऐसा नहीं होता है कि मूवी का टिकट मान लो 200 रुपये है तो एक मूवी पूरा फ्री कर दिया। मूवी को दिखाना है, साथ में पैसा भी कमाना है, तो फ्री तो करेगा नहीं। टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी टैक्स लगता है उसको राज्य सरकार खत्म कर देता है। जैसे अब हम लोग जानते हैं कि अब बस एक प्रकार का टैक्स होता है GST, पहले बहुत अलग अलग तरह का टैक्स होता था, सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम क्या है, GST। तो मान लो इस मूवी पे आपका अगर मान लो कि 72 रुपये का GST लग रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी मान लो, तो GST में भी हम लोग देखते हैं कि GST 2-3 भाग में टूटता है, आपका CGST, SGST, UTGST, IGST। तो मान लो कि अगर 72 रुपया इस पर GST आ रहा है तो क्या होगा कि 36 रुपया राज्य सरकार का होगा और 36 रुपया आपका किसका होगा, केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार जल्दी अपना टैक्स नहीं माफ़ करता है, लेकिन राज्य सरकार मतलब जो राज्य चाहता है कि इस मूवी को देखा जाए या फिर कोई दूसरा मूवी भी हो, अगर चाहता है कि उस मूवी को देखा जाए या फिर उस मूवी को प्रमोट करता है तो ये अपना क्या करता है कि अपना GST मतलब अपना टैक्स खत्म कर देता है, और इसी को कहा जाता है टैक्स फ्री। कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, मान लो कि 200 रुपये का टिकट है और 36 रुपये कम हो रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है,
या फिर मतलब दर्शकों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसको भी बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होता है। लेकिन ये हुआ कि टैक्स फ्री कर दिया, जैसे आपका MP UP में तो टैक्स फ्री कर दिया गया, लेकिन आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इस मूवी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और क्या बोला गया कि अगर इस टाइप का मूवी दिखाएंगे तो हिंसा फैलेगा, और जाहिर सी बात है कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का लोग ज़्यादा है तो वहाँ तो हिंसा फैलेगा ही। जैसे यूपी में तो फैल ही नहीं सकता, चूँकि वहाँ तो रामराज टाइप का फीलिंग मतलब हो ही रहा है। लेकिन अगर इस मूवी को केरला में चलाते हैं, तमिलनाडु में, तो केरल में भी हम लोग जानते हैं कि वहाँ आपका इस्लाम धर्म का बहुत सारा लोग है, वेस्ट बंगाल में भी इस्लाम धर्म का बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ हिंसा फैल सकता है। यही सब रीज़न है जो कि सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है। मतलब अभी इस केरल हाई कोर्ट से, सॉरी वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से पूछा भी है वहाँ के राज्य से कि बताइए आखिर क्यों नहीं चलाना चाहता या फिर क्या है। तो वेस्ट बंगाल में भी क्या कर दिया गया, पूरी तरह से बैन किया गया है। आपका MP UP में मतलब टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री का कहने का मतलब यही। और देखिएगा केंद्र सरकार जो है ना कभी टैक्स फ्री नहीं करता, लेकिन एकमात्र ऐसा मूवी था जिसमें केंद्र सरकार भी टैक्स फ्री कर दिया था। कौन सा मूवी था, तो गांधी मूवी, ठीक है, गांधी मूवी आया था आपका, किसका बना हुआ था, तो रिचर्ड एटनबरो का, ठीक है, रिचर्ड एटनबरो का बना हुआ एकमात्र मूवी जिसको आपका टैक्स फ्री कर दिया था। कौन कौन, तो आपका स्टेट भी कर दिया था और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर दिया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस मूवी को क्या किया था, टैक्स फ्री कर दिया था, जिससे मूवी का दाम क्या हो गया था, कम हो गया था। इस मूवी में मेनली हम लोग मुस्लिम, मतलब इसमें मुस्लिम धर्म का चर्चा किया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके धर्मांतरण करवा करके और फिर उसको किस में शामिल कर दिया जाता था, तो IS में कर दिया जाता था, ठीक है। मेनली इसमें मूवी में यही दिखाया गया था। कहाँ का ये मूवी है, तो केरल का। और अगर केरल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के CM कौन है, पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। CM कौन है, पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोग का।